आज इंशाल्लाह नेक्स्ट टॉपिक भी स्टार्ट करना है। चलें जी, करते हैं डिस्कस फिर चीजें। हाँ जी, हमने इसकी जर्नल एंट्रीज पास करनी है प्रॉपर फॉर्मेट में। तो जनाब जर्नल एंट्रीज का सबसे पहले तो फॉर्मेट बना लें आप। और क्योंकि ये टेस्ट डिस्कस हमने कुछ इस तरह से ही करना है कि और मार्क्स भी आपके उसी फॉर्म में ही देने हैं ताकि मार्क्स भी आपको पता चल जाए कि आप जी। कैप्स लिमिटेड, जर्नल जर्नल डेट पर्टिकुलर या डिस्क्रिप्शन डेबिट और क्रेडिट। और जहां पर अमाउंट लिखते हैं वहां पर रुपीस भी लिखते हैं, मतलब करेंसी का यूनिट लिखते होते हैं। ओके की बात। तो बिस्मिल्लाह करते हैं। कल कुछ बातें डिस्कस की थी और आज उनको ही फर्दर डिटेल में देखते हैं। कल सबसे पहली बात जो हमने सीखी थी वो ये था कि जब भी कि कैप स्टार्टेड बिजनेस विद कैश 3 मिलियन, फर्नीचर 2 मिलियन, और वो सारे के सारे पैसे बैंक में डिपॉजिट करवा दिए हैं। सारे के सारे पैसे बैंक में डिपॉजिट करवा दिए हैं, ये सवाल था। अब कहा यह जाता है कि अगर आप बिजनेस स्टार्ट करते सारे पैसे बैंक में जमा करवा देते हैं तो कैश को डेबिट करने की बजाय आप बैंक डेबिट कर सकते हो। कैश को डेबिट करने की बजाय आप डायरेक्ट बैंक को भी डेबिट कर सकते हो। एक एंट्री से एक एंट्री का टाइम हमारा सेव हो जाएगा। तो 1121 को 1121 को हम डेबिट करेंगे बैंक डेबिट, फर्नीचर भी डेबिट और कैपिटल क्रेडिट। 3 मिलियन बैंक है, 2 मिलियन फर्नीचर है और 5 मिलियन का हमारा कैपिटल हो। अब यहां पर एक बात बहुत ही काबिल गौर है कि हमारे पास अभी बैंक बिजनेस के अंदर कैश नहीं है। जितना भी कैश है वो सारे का सारा बैंक में पड़ा हुआ है। जितना भी कैश अगर है वो सारे का सारा बैंक में पड़ा हुआ है, कैश इन हैंड नहीं है। रहील कह रहा है कि इस क्वेश्चन की नहीं समझ लगी। रहील भाई इसलिए तो मैं डिस्कस करवा रहा हूं। आप बताएं पहली ट्रांजैक्शन की आपको समझ लग गई है? सर जी ये इसकी ये समझ नहीं लगी कि बिजनेस भी शुरू कर दिया और फिर वो पैसे बैंक में ही जमा करवा दिए, तो ये किस तरह से यानी कि पॉसिबल है? ट्रांजैक्शन का क्या क्या लिखेंगे ये नहीं समझ आई। तो ये लिख दिया है ना हमने, यही तो लिखा है। आप देखें कि बिजनेस शुरू कर दिया आपने और बिजनेस शुरू होते ही आपने जो पैसे हैं वो बैंक के अकाउंट में जमा करवा दिए हैं। जैसे आपने बिजनेस शुरू करने के लिए आपको पैसों की जरूरत पड़ेगी।
आपने एक बिजनेस का अकाउंट ओपन करवाया और कुछ फर्नीचर था वो आप सारे का सारा बिजनेस शुरू कर दिया कि आपने ये सोचा कि जो भी पैसों का लेन देन होगा वो मैं बैंक के जरिए करूंगा, चेक के जरिए करूंगा और कैश इन हैंड नहीं रखूंगा। ठीक है, तो ये तो आम नॉर्मल सी बात है कि लोग ज्यादातर ट्रांजैक्शन आजकल बैंक से करते हैं। उसकी वजह ये होती है कि उन्हें बेनिफिट मिलता है बैंक की ट्रांजैक्शन करने से। बैंक से, क्योंकि आजकल आपको पता है शायद कि 15,000 या उससे ज्यादा अमाउंट की अगर आपने पेमेंट करनी है तो बैंक के लिए कंपलसरी है, वरना आपको वो टैक्स के अंदर आगे मामला आ जाते हैं। और दूसरा ये है कि आप 2 ट्रांजैक्शन भी कर सकते हो कि पहले कैश डेबिट कर दो, फर्नीचर डेबिट कर दो और कैपिटल क्रेडिट कर दो, और फिर अगली एंट्री पास कर दो बैंक टू कैश। मैंने तो यही कहा है कि ये आपके अलाउ है कि आप डायरेक्ट एंट्री पास कर दें। मींस के इसकी 2 एंट्रीज भी पास कर सकते हैं और एक भी कर सकते हैं। बिल्कुल, आप एक एंट्री ये भी बना सकते थे, मैं इधर लिख देता हूँ, कैश, फर्नीचर और कैपिटल। ये एंट्री पास करने के बाद फिर अगली एंट्री पास करते बैंक में जमा करवाने की, बैंक टू कैश 3 मिलियन। मैंने ऐसे किया था डबल एंट्री से। ठीक है, ये भी ठीक है, लेकिन इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग अब आप पढ़ रहे हो, और दूसरा ये इंट्रोडक्शन अकाउंटिंग पढ़ने के साथ साथ सीए के अंदर ये देखा जाता है कि आपने ज्यादातर कंपाउंड एंट्री पास करनी है जो पॉसिबल हो। और ये अलाउ है कि अगर आपने उसी दिन बिजनेस में अकाउंट में पैसे जमा करवा दिए ना, तो आप डायरेक्ट बैंक डेबिट कर सकते हो। ठीक है, ये अलाउ है। इसलिए हमने एक एंट्री से अपना टाइम भी सेव किया और स्पेस भी सेव कर ली। अगली सर एंट्री आगे जनाब 2 जनवरी की, कहता है आपने स्टॉक परचेज किया 1500 रुपया पर यूनिट के हिसाब से, तो टोटल आ गया 15 लाख। 1500 यूनिट आपने परचेज किए 1000 के हिसाब से, तो टोटल आपके पास आ गया है 15 लाख। और आगे वो कहता है कि 25 रुपए पर यूनिट आपने कैरेज भी पे किया, कैरेज मतलब किराया। फिर उसके बाद वो कहता है कि जनाब आपने 15 लाख में से 50% तो आपने पे कर दिया है कैश में, और बाकी 50% आपने क्रेडिट पे काम किया है। तो आप एंट्री क्या पास करोगे 2 जनवरी की, परचेजेस डेबिट 15 लाख से, परचेजेस डेबिट 15 लाख से, कैश क्रेडिट 7,50,000 से, और मिस्टर ए अकाउंट पेबल क्रेडिट 7,50,000 से। ये तो एंट्री हमारी पास हो गई। ये तो हमारी एंट्री सीधी सीधी सी पास हो गई कि जनाब आपने जो एंट्री पास करनी है 50% स्टॉक की। उसके बाद वो कहता है जनाब 25 रुपए पर यूनिट के हिसाब से आपने किराया भी पे किया है, जिसे हम कैरेज कहते हैं। तो हम एक और एंट्री भी पास करेंगे। टोटल कितने यूनिट खरीदे हैं आपने 1500। टोटल कितने यूनिट खरीदे हैं आपने 1500, और 1500 को 25 से मल्टीप्लाई करें कितनी अमाउंट आ रही है 25 को 37,500 कितनी, सॉरी 37,500 सॉरी यूनिट्स 1000 है। 1500 को 25 से मल्टीप्लाई करना था ना। हाँ,
तो कहता है रुपीज 1500 है और 1000 है, यूनिट्स 1000 है, तो 1000 को 25 से मल्टीप्लाई करते हैं तो बनता है 25,000। वो कहता है रुपीज 1500 पर यूनिट और 1000 यूनिट्स खरीदा है, तो 25,000 आ जाएगा। कैरेज टू कैश 25,000। सर यहाँ पे बैंक नहीं आएगा, दोनों सॉरी, जगह कैश की जगह? बिल्कुल बिल्कुल बैंक आएगा, पैसे सारे बैंक में है, दोनों जगह बैंक आएगा। और सर इधर कैरेज को ऊपर वाली एंट्री के साथ ही जो बैंक की सिर्फ एक ही जो है 7,75,000 से पास हो सकती है एंट्री? सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। अब एक मैसेज मुझे आया कि सर अभी समझ नहीं लगी। देखें, आपने पहले 1500 के हिसाब से 1000 यूनिट खरीदा, 15,000 टोटल परचेज की, जिसमें उसने कहा कि 50% कैश पे थी और 50% क्रेडिट पे थी। 50% कैश पे थी और 50% क्रेडिट पे थी, राइट। अब जरा गौर फरमाए, हमने 15 लाख परचेजेस लिख ली, 7,50,000 बैंक क्रेडिट कर दिए क्योंकि पैसे पड़े ही बैंक में है, जब कैश का जिक्र आएगा तो हमने बैंक ही क्रेडिट करना है, और बाकी हमने लिख दी अपनी लायबिलिटी अकाउंट पेबल। फिर उसने कहा कि जो 1000 यूनिट आपने खरीदा है, 25 रुपए पर यूनिट के हिसाब से किराया भी पे किया है। 25,000 सॉरी, ये 25 रुपए पर यूनिट के हिसाब से आपने किराया भी पे किया है, तो टोटल कितना किराया बन गया? 25,000। तो एंट्री पास कर दी, कैरेज टू बैंक। एक्सक्यूज मी बात सर। समझ लगी जी? सर जी, अभी तक जो हमने पहले क्वेश्चन किए थे कंपाउंड के ना, तो हाँ जी, उसमें ये था कि डेबिट या क्रेडिट दोनों में किसी एक में एक चीज होती थी और बाकी में 2 या 3 चीजें होती थी, हाँ तो जी। एक जहाँ पे होती थी वो सम होता था। लेकिन अभी ये जो क्वेश्चन किया है, इसमें भी हमने बात की कि हम कैरी जो है वो लिख सकते हैं, परचेज में डेबिट कर सकते हैं साथ ही, तो मीन्स के डेबिट में भी 2 चीजें आ जाएंगी, फिर क्रेडिट में भी 2 चीजें आ जाएंगी। आ सकती हैं, कंपाउंड एंट्री में डेबिट क्रेडिट पे आ सकती हैं, ऐसा मीन्स के कोई इश्यू दोनों जगह पे 2 2 3 3 आ सकती हैं, बिल्कुल मैटर आ नहीं सकती। करता। हाँ जी, बिल्कुल आ सकती। यस सर, थैंक्स। चलें जी, 3 जनवरी की ट्रांजैक्शन पे हैं। कैप सर ये 2 जनवरी में जो आपने ट्रांजैक्शन लिखी इसमें बैंक कहाँ से आ गया सर? वो तो लिखा है पेड इन कैश आउटराइट। आपके पास कैश है ही नहीं ना। कैश और बैंक एक ही नाम इस्तेमाल होता है अकाउंटिंग के अंदर। अगर पैसे सिर्फ बैंक में हो तो कैश का मतलब सिर्फ ये इसलिए बताया जाता है कि का चीज उधार पे नहीं है। अब देखो ना, सारा पैसा तो आपने बैंक में जमा करवा दिया हुआ है। पहली ट्रांजैक्शन में देखें जरा, आपने सारा पैसा बैंक में जमा करवाया हुआ है, ओके। और जो पैसे बैंक में पड़े हुए हैं, अब कैश तो है ही नहीं, तो जब भी कैश का जिक्र आएगा तो इसका मतलब है आप चेक दे दोगे उसको, तो हमारे बैंक में पैसे प्लस माइनस हो रहे होंगे। चलिए, सर ये इन दोनों को इकट्ठा कर सकते? क्या दोनों को इकट्ठा कर सकते हैं? दोनों ट्रांजैक्शन को इकट्ठा किया जा सकता है। अलग अलग इसलिए एंट्री पास की है ताकि इजीली समझ लग जाए। 3 जनवरी की ट्रांजैक्शन देखिए। कैप्स इंश्योर्ड द स्टॉक, कैप्स लिमिटेड ने अपने स्टॉक की इंश्योरेंस करवाई और 1 लाख रुपया पे कर दिया। इंश्योरेंस कंपनी ने कहा कि जब कभी आपका स्टॉक डैमेज होगा, हम आपको 50% उस डैमेजेस के लिए इंश्योरेंस देंगे। इसकी कोई एंट्री पास नहीं होगी, ये तो एग्रीमेंट है। एक एंट्री पास होगी जो 1 लाख हमने पे किया है, जो 1 लाख हमने पे किया है। तो जनाब एंट्री पास हो जाएगी 3 जनवरी की, इंश्योरेंस डेबिट, बैंक क्रेडिट 1 लाख से, इंश्योरेंस डेबिट, बैंक क्रेडिट
1 लाख से। ट्रांजैक्शन देखें जनाब 4 जनवरी की, कि आपने 4,50,000 की एक मशीन खरीदी है। 4,50,000 की एक मशीन खरीदी है, तो आपने क्या करना है, मशीन डेबिट, बैंक क्रेडिट 4,50,000 से। हुज़ैफा का सवाल है कि सर अगर हम कैश की जगह, बैंक की जगह कैश लिख देते तो क्या काम गलत हो जाता? हुज़ैफा भाई हमेशा याद रखें, आई कैप हमारी कॉमन सेंस चेक करता है। हम ट्रांजैक्शन जब लिख रहे हैं शुरू में हाँ, या तो पहले हमारे पास कोई कैश पड़ा होता तो ठीक है, हमने बिजनेस शुरू किया, सारा पैसा बैंक में जमा करवा दिया, तो कैश तो हमारे पास है ही नहीं, सारा पैसा तो बैंक में पड़ा हुआ है, सारा पैसा तो बैंक में है। तो जब भी कोई पैसे हम पे करेंगे और कैश का नाम लिखा होगा, तो इस कैश का मतलब ये होगा कि हम चीज उधार पे नहीं कर रहे बल्कि पैसे पे कर रहे हैं। और अगर बैंक और कैश अलग अलग नहीं बताए हुए तो दोनों की जगह एक नाम इस्तेमाल हो जाता है, वो परेशानी वाली बात नहीं है। ओके होगी बात। इसके बाद है जनाब 6 जनवरी को, गुड्स कॉस्टिंग 800,000, मतलब गुड्स जिनकी कॉस्ट 8 लाख है, वर सोल्ड 40% अबव कॉस्ट, यानी सेल क्या 8 लाख की हो रही है या 40% अबव कॉस्ट पे हो रही है? सेल 8 लाख पे हो रही है या कोई और अमाउंट है? पहले तो यहां तक बताओ। 40% अबव कॉस्ट है। हाँ जी, 40% अबव कॉस्ट, मतलब इस कॉस्ट का 40% ज्यादा, मतलब 8 लाख कॉस्ट है, इसका 40% लिया तो वो आता है 3,20,000। तो चीज सेल हो रही है 11,20,000 की, जो चीज हमारी सेल हो रही है वो एक्चुअल में 11,20,000 की हो रही है। अब वो कहता है 20% ऑफ द सेल अमाउंट हैड बीन रिसीव्ड इन कैश। हाँ, अब आप कैश लिख सकते हो क्योंकि ये पैसे आ रहे हैं, और हम बैंक भी लिख सकते हैं, कोई इशू नहीं है, बैंक भी लिख सकते हैं, कैश भी लिख सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, क्योंकि ये तो पैसे आ रहे हैं ना। ये कौन से हम कहेंगे जी हमारे पास तो पैसे आए नहीं। हाँ, अगर वो ये कह दे कि सारी ट्रांजैक्शन बैंक के जरिए होनी है तो तब हम बैंक लिखेंगे। कहता है इसमें से 20%, इसका लो जरा 20%, 11,20,000 का जरा 20% लो। 11,20,000 का 20% कितना आ रहा है? 2,24,000 सर। 2,24,000। लो मेरे भाई, अब इसकी मैं एंट्री बनाने लगा हूं, और बाकी वो कहता है कि वो रिसीव करने हैं 60 दिन के अंदर, और जो 60 दिन के अंदर हमने रिसीव करने हैं वो उधार पे हो गया। 5,121 हमारे पास कैश आया 224,000, अकाउंट रिसीवेबल नाम ने लिखा हुआ तो अकाउंट रिसीवेबल लिख देते हैं 896,000। यस सर। और सेल्स हमारी टोटल हुई 11,20,000। एक स्टूडेंट ने पूछा कि सर ये 20% कैसे लिया? 11,20,000 मल्टीप्लाइड बाय 20%, 11,20,000 मल्टीप्लाइड बाय 20%। तो ये एक टेक्निकल एंट्री थी कि जिसमें सेल भी खुद से फाइंड करनी थी, और फिर उसमें बाकी तो बहुत ही आसान सा काम था, सीधा सीधा सा था। आगे चलते हैं। ट्रांजैक्शन नंबर 10 कहता है 10 जनवरी को
रेंट 600,000 वाज पेड, रेंट पे किया 6 लाख, ये भी चेक देंगे क्योंकि कैश हमारे पास अगर आया है तो 2,24,000 आया है, तो रेंट भी हम पे करेंगे 10 तारीख को, ये 6 तारीख थी। रेंट डेबिट बैंक क्रेडिट 6 लाख, रेंट डेबिट बैंक क्रेडिट 6 लाख। ओके होगी बात। 15 जनवरी की एंट्री आसान तरीन एंट्री है कि ऑनर विद ड्रॉ कैश 200,000 एंड गुड्स 65,000 फॉर हिज ऑन यूज। तो आप ड्राइंग्स आपकी हो रही है 2,65,000 से डेबिट, ड्राइंग्स आपकी डेबिट हो रही हैं 2,65,000 से, जिसमें कैश क्रेडिट हुआ 2 लाख से और परचेजेस क्रेडिट हुई 65 से। यहां पर भी अगर कोई बैंक लिखना चाहता है तो लिख सकता है, क्योंकि जब अकाउंटिंग में पढ़ोगे तो वर्ड लिखा जाता है कैश एंड बैंक एक ही ट्रांजैक्शन के अंदर, चाहे वो कैश के साथ ट्रांजैक्शन हो या बैंक के साथ हो, लेकिन अभी हम डिफरेंशिएट करेंगे। उसके बाद अगली ट्रांजैक्शन है 20 जनवरी की, द बिजनेस रिसीव्ड अ बैंक लोन। एक बात याद रखो, जब भी बैंक से लोन लोगे तो पैसे बैंक के अकाउंट के अंदर आते हैं। जुबैर का सवाल है कि सर परचेज तो डेबिट नहीं होती। जुबैर भाई, ये गुड्स उसने पर्सनल यूज के लिए निकाली हैं, तो हमारा स्टॉक हमारे बिजनेस से आउट हो रहा है। अगर खरीदते हैं तो परचेज डेबिट करते हैं, और अगर स्टॉक हमारा आउट हो तो फिर तो परचेज कम हो रही है। तो हमने लोन लिया 20 तारीख को, तो उसमें एंट्री पास की बैंक डेबिट लोन क्रेडिट। एक बात याद रखें, जब भी बैंक से लोन लोगे तो बैंक डेबिट करोगे, क्योंकि बैंक लोन आपको कैश फॉर्म में नहीं देता बल्कि आपके अकाउंट में ट्रांसफर करता है। तो इसलिए हमेशा जब भी बैंक से लोन लो तो बैंक को डेबिट किया करो। लास्ट, बॉट शॉप फिक्सचर ऑन क्रेडिट फ्रॉम बीटा फिटिंग। आपने शॉप फिक्सचर खरीदा 5,000, शॉप फिक्सचर डेबिट और बीटा फिटिंग क्रेडिट, क्योंकि उधार पे खरीदा है ना, तो इसके साथ अकाउंट पेबल नहीं आएगा, इसके साथ अकाउंट पेबल नहीं आएगा। डन होगी बात। डन होगी बात। चलें जी, अब अपने अपने नंबर बताओ जल्दी से। जिसने कैश लिखा है वो ठीक है, जिसने कैश लिखा है बैंक की जगह वो ठीक है, कोई मसला नहीं। अपने अपने मार्क्स बताओ। टोटल मार्क्स मैं बता देता हूं आपके जनाब, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 नंबर है टोटल। अपने अपने मार्क्स बताओ जल्दी से, सबने बताने हैं। हाँ, जिसने किया ही नहीं उसने क्या बताना है। कुछ लोग तो पहले बड़े निकम्मे होते थे, अब बड़े अच्छा पढ़ने लग गए हैं, पता नहीं क्या बात है। चलें जी, बाकी इस हफ्ते में
आपने वो असाइनमेंट पूरी करनी है। पहली असाइनमेंट की जर्नल एंट्रीज पास करनी है, जो पहली असाइनमेंट्स हैं, और जो ट्रायल बैलेंस वाली असाइनमेंट है उसका ट्रायल बैलेंस बनाना है। ठीक है, चले जनाब नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं, ताकि नेक्स्ट टॉपिक हम आज थोड़ा सा शुरू करते हैं और इंशाल्लाह कल तक वो उसका फॉर्मेट खत्म हो जाएगा। जी, थोड़ा सा फ्रेश हो जाएं, आप जाकर मुंह हाथ धो के आए। पांच मिनट की ब्रेक है जनाब, जाओ जल्दी से मुंह हाथ धो के आओ, ताकि सर पहली 3 ट्रांजैक्शन दिखा दो। आप लेट आए हो। नो सर, लेट नहीं आया। चलें देख लें, पहली 3 ट्रांजैक्शन देख लें मेरे भाई, जल्दी से, बाकी लोग 5 मिनट के अंदर अंदर वापस आए।
हाँ जी मेरे भाई, आ जाए जरा। आज थोड़ा सा नेक्स्ट टॉपिक को साथ लेकर चलते हैं। कुछ लोगों के क्वेश्चंस हैं वो पहले सुन लें। अली कहता है कि सर मर्चेंडाइज गुड्स को कहते हैं। हाँ जी बिल्कुल, मर्चेंडाइज गुड्स ही होती हैं। असद का सवाल है कि जब हम मनी बारो करेंगे तो वो लोन होगा। जी असद भाई, वो लोन ही होगा। फिर एक और सवाल है असद का ही कि परचेज गुड्स फ्रॉम अली 500। तो जब अली से गुड्स खरीदेंगे तो एंट्री पास होगी परचेज डेबिट मिस्टर अली अकाउंट पेबल क्रेडिट। फिर लिखा हुआ रिटर्न गुड्स टू अली। 200 की चीजें वापस कर दी तो ये परचेज रिटर्न की एंट्री पास हो जाएगी। ये दो एंट्री पास होंगी, पहले 500 की परचेज की एंट्री, फिर 200 की परचेज रिटर्न की एंट्री। परचेज रिटर्न की एंट्री होती है मेरे भाई परचेज रिटर्न, यानी मिस्टर अली डेबिट परचेज रिटर्न क्रेडिट। जैनब का सवाल है कि सर सेकंड में बैंक 2 दफा आ रहा है तो लेजर कैसे बनाएंगे? दोनों को अलग अलग डील करेंगे। पहले बैंक क्रेडिट होगा परचेज की वजह से और दूसरा बैंक क्रेडिट होगा कैरेज की वजह से। मतलब पहला बैंक आपका क्रेडिट हो रहा है परचेज की वजह से और दूसरा बैंक हमारा क्रेडिट हो रहा है कैरेज की वजह से। तो दोनों अलग अलग आ जाएंगे, डेट एक आ जाएगी बस। और किसी का कोई सवाल है तो बताएं। अब्दुल्ला का सवाल है, अब्दुल्ला जाहिद का, कि बोरो 20 टू बाय अ कार, इसकी क्या एंट्री होगी? आपने पैसे उधार लिए हैं तो एंट्री पास हो जाएगी कैश डेबिट लोन क्रेडिट। अभी कार नहीं लिखेंगे क्योंकि कार के लिए पैसे उधार लिए, अभी कार खरीदी नहीं है। ओके होगी बात? और कोई बंदा है तो बताएं, कोई सवाल है तो, वरना फिर आगे चलते हैं। आपने एज अर्ली एज पॉसिबल, ईशा का भी एक सवाल है कि उनको ऐड करके लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते। बिल्कुल लिख सकते हैं, ऐड करके लिख दो तो भी लिखा जा सकता है, लेकिन नाम तो दो ही आएंगे ना, कि एक कैरेज और एक परचेज। ठीक है, तो लिखा जा सकता है। बारो की एक ही अब्दुल्ला जाहिद एंट्री होगी क्योंकि कार अभी खरीदी नहीं है, जब कार खरीदेंगे तब। तो अहमद शहजाद कहता है सर मर्चेंट की जगह परचेज ही आएगा। बिल्कुल, मर्चेंट नहीं आएगा बल्कि वर्ड परचेज आएगा। हाशिर खान का सवाल है कि सर कैरेज इनका लेजर कैसे बनाएंगे? जैसे बाकी लेजर बनाते हैं, कैरेज का नाम, जैसे बाकी एक्सपेंसेस का लेजर बनाते हैं, ये भी हमारा एक्सपेंसेस है, बिल्कुल वैसे ही जैसे बाकी एक्सपेंसेस का लेजर बनाते हैं। चलें जी, अब सवाल सेशन हो गया खत्म। अब हम एक नई चीज सीखते हैं। ट्रायल बैलेंस तक आपने आपके मैंने लेक्चर भी सारे आपको सेंड किए हुए हैं। सर जी मेरे लैपटॉप पे क्लास नहीं स्टार्ट हो रही। वो कह रहे हैं कि आपका वेट कर रहे हैं कि आप मीटिंग अनलॉक करेंगे। वो मैंने मीटिंग होती, वो मैनेजमेंट वालों ने करनी होती है। वो उन लोगों पे थोड़ा सा उन्होंने रखा हुआ है चेक एंड बैलेंस, जो लोग अभी फीस के मामले में इश्तियारी हैं। ये हो गई। ओके सर, थैंक यू। हो गई क्लास स्टार्ट। शायद उन्होंने ये बात सुन ली होगी ना, कि क्योंकि वो मैनेज वही कर रहे होते हैं। चलें जी, अब हम देखते हैं नेक्स्ट। हमारा जो टॉपिक का नाम है या जो कॉन्सेप्ट है, वैसे तो वो उसका फॉर्मेट आपका लिखा हुआ है। नेक्स्ट टॉपिक का नाम है हमारा है प्रेजेंटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। प्रेजेंटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ये टॉपिक का नाम है।
और ये टॉपिक का किस एक स्टैंडर्ड के अंदर कवर होता है और उस स्टैंडर्ड का नाम है IAS 1। IAS का मतलब इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 1 वो है प्रेजेंटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, कि आपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट को प्रेजेंट कैसे करना है, आपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट को प्रेजेंट कैसे करना है। अब करंट सिचुएशन के अंदर इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड आना बंद हो गए हैं। अब जो चीज आ रही है उसको कहते हैं IFRS। अब जो नए स्टैंडर्ड आ रहे हैं उन स्टैंडर्ड को कहते हैं IFRS। यानी पहले जब स्टैंडर्ड बनते थे उनका नाम होता था IAS और अभी भी वो मौजूद है। IAS 1 है, IAS 2 है, हमारे सिलेबस में IAS 16 है। लेकिन अब जो स्टैंडर्ड नए बन रहे हैं ना, अब वो उनका नाम IAS नहीं होता बल्कि होता है IFRS। और ये क्या होता है? इंटरनेशनल फाइनेंशियल एंड रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड। इंटरनेशनल फाइनेंशियल एंड रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड। ओके होगी बात? और ये IAS या IFRS बनाता कौन है, कहां पे बनते हैं? वो बनाता है IASB। कौन स्टैंडर्ड कहां पर बनते हैं? IASB स्टैंड फॉर इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड। इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड। लो जी, ये कुछ एब्रीवेशन है जो एक दफा पेपर में, ये एब्रीवेशन पेपर में आ गई थी कि IASB का मतलब क्या है। तो जनाब IAS होते हैं इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, और अब आजकल वो जो स्टैंडर्ड बन रहे हैं उनका नाम है IFRS। और ये बनाता कौन है? IASB इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड। ठीक हो गया? और हम पढ़ने लगे हैं आज IAS 1 के जो पहला स्टैंडर्ड है वो क्या था? दैट इज प्रेजेंटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। अब इस फाइनेंशियल स्टेटमेंट को प्रेजेंट कैसे करना है? तो सबसे पहले फाइनेंशियल स्टेटमेंट में क्या क्या चीज होती है, या फाइनेंशियल स्टेटमेंट होती क्या है? मैं आपको वैसे बताता हूं कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट एक तरह की वो बिजनेस के रिकॉर्ड होते हैं। फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या होता है? बिजनेस के सारे रिकॉर्ड हैं कि उसके पास एसेट्स कितने हैं, उसके की लायबिलिटीज कितनी है, उसके कैश कितना है, मतलब सारी चीजें फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर बताई होती हैं। वो कंपनी काम क्या करती है, उसका मिशन क्या है, उसके गोल्स क्या हैं, वो सारी बातें फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर लिखी होती हैं। तो एक फाइनेंशियल स्टेटमेंट में कम से कम कितनी चीजें होती हैं वो हम लिखने लगे हैं। अ कंप्लीट सेट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, अ कंप्लीट set of financial statement
include number 1 statement of financial position। एक फाइनेंशियल स्टेटमेंट में क्या क्या कौन कौन सी स्टेटमेंट होती हैं? तो पहली स्टेटमेंट होती है फाइनेंशियल पोजीशन की, कि उस बिजनेस की फाइनेंशियली तौर पर पोजीशन क्या है। दूसरा होता है स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम। स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम। एक होती है कैश फ्लो स्टेटमेंट। एक होती है जनाब स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी। स्टेटमेंट ऑफ changes in equity, and last one is notes to the accounts। जो आपने अकाउंट्स बनाए हुए हैं उसकी एक तरह की एक्सप्लेनेशन। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट में मेरे भाई टोटल 5 चीजें होती हैं। एक स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन, एक स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम। स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम के अंदर साल का प्रॉफिट या लॉस देखा जाता है। कैश फ्लो स्टेटमेंट, पूरे साल में कैश आया और गया कितना। स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी, इक्विटी के अंदर क्या चेंजिंग आई, इक्विटी क्या होता है ये भी पढ़ेंगे, आप सीखेंगे। और नोट्स टू द अकाउंट्स। नोट्स टू द अकाउंट्स मतलब कि कोई एक्सप्लेनेशन बतानी है, ऊपर जो चीजें लिखी हुई हैं तो वो नोट्स में बताई जाएगी। अब हमारे सिलेबस में कौन कौन सी चीजें? हमारे सिलेबस में जनाब पहली 2 चीजें, स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन और स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम। स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन और स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम। ओके होगी बात? तो जनाब ये एक फॉर्मेट्स हैं, यानी एक प्रॉपर फॉर्मेट होता है जिसको हमें फॉलो करना होता है। चीजें वही है जो हम पढ़ चुके हैं, उनको प्रेजेंट कैसे करना है। जो चीजें हम पढ़ चुके हैं उनको प्रेजेंट कैसे करना है। तो आ जाए जनाब इसकी फिर प्रेजेंट करने का तरीका सीखते हैं। जी जनाब, सबसे पहले हम बनाते हैं, आप लिख लें फॉर्मेट ऑफ स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम। दूसरा पहले फॉर्मेट बना लेते हैं। फॉर्मेट ऑफ स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम, कि अगर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम को प्रेजेंट करना है तो कैसे करें। सबसे पहले हम लिखेंगे नाम उस बिजनेस का, फिर उसके नीचे लिखेंगे स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम। फिर लिखेंगे फॉर द ईयर एंडेड, फॉर द ईयर एंडेड, जिस साल का आप बना रहे हो वो साल लिखेंगे। सपोज दैट हम कहते हैं 31 दिसंबर
2020। पहले उस बिजनेस का नाम लिखेंगे, फिर लिखेंगे स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम, फिर लिखेंगे फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर, जो साल होगा। हम इसको बनाएंगे 2 कॉलम में। ये डेबिट क्रेडिट नहीं लिखा हुआ, बल्कि ये 2 कॉलम बनाए हुए हैं। सबसे पहले आपके ट्रायल बैलेंस में जितनी सेल्स बताई हुई हैं वो आपने यहां पर लिखनी है। जितनी भी सेल्स होंगी, बताई होंगी, पता होगा, सिर्फ उठाकर लिखनी है यहां पर। इसमें से लेस कर देंगे अगर कोई सेल्स रिटर्न हुई तो। सेल्स में से सेल्स रिटर्न माइनस कर देंगे और इनको माइनस करके जो आंसर आएगा वो फाइनल कॉलम में लिख देंगे। मतलब क्वेश्चन के अंदर सपोज 100 रुपए की सेल्स हैं और 20 रुपए की रिटर्न है, तो 100 माइनस 20 इज इक्वल टू 80। ये सारी चीजें लिखी होंगी, आपने बस ढूंढ के यहां पर लिखनी है। फिर उसके बाद लिखेंगे लेस कॉस्ट ऑफ सेल्स। अगली हेडिंग क्या देंगे? कॉस्ट ऑफ सेल्स की। फिलहाल आप सिर्फ सीख लें, बाद में इसके ऊपर हम डिस्कस करेंगे कि कॉस्ट ऑफ सेल होती क्या चीज है। फिलहाल हम लिखेंगे कि ओपनिंग स्टॉक, ये बताया होगा क्वेश्चन के अंदर, हर चीज बताई होगी प्रॉपर। इस ओपनिंग स्टॉक के अंदर हम ऐड कर देंगे परचेजेस, जितनी भी परचेजेस गिवन होगी वो हम ऐड कर देंगे इसके अंदर। लेस कर देंगे हम परचेज रिटर्न, लेस हम करेंगे परचेज रिटर्न। इसमें ऐड कर देंगे कैरेज इन। कैरेज इन क्या होता है भला? जो स्टॉक खरीदा और उसके खरीदने के ऊपर जो किराया लगा वो इधर ही ऐड कर देंगे। कैरेज इन ऐड करते हैं, कैरेज आउट ऐड नहीं करते, क्योंकि कैरेज आउट हमारा अदर एक्सपेंस होता है। फिर इसमें से लेस कर देंगे क्लोजिंग स्टॉक। बल्कि एक और चीज भी लिख लो ऐड करने वाली, इसमें ऐड कर देंगे इंपोर्ट ड्यूटी अगर है तो। स्टॉक खरीदते वक्त अगर आपने कोई ड्यूटी पे की है तो वो भी ऐड कर देंगे। फिर इसमें से लेस कर देंगे क्लोजिंग स्टॉक। अकाउंटिंग के अंदर जब माइनस करते हैं तो उसको विद इन ब्रैकेट लिख देते हैं। तो जनाब ये ओपनिंग स्टॉक से लेकर क्लोजिंग स्टॉक तक का जो सफर है ये है कॉस्ट ऑफ सेल। ओपनिंग स्टॉक से लेकर जो चीजें लिखी हुई है ना क्लोजिंग स्टॉक तक, ये सारी क्या है? कॉस्ट ऑफ सेल। मतलब जो चीज सेल की है उसकी कॉस्ट। तो इसको बी प्लस माइनस करके जो आंसर आएगा वो सेल में से माइनस कर देंगे। ये सेल है, इस सेल में से कॉस्ट ऑफ सेल माइनस करेंगे तो हमारे पास जो आंसर आएगा उसे बोलेंगे ग्रॉस प्रॉफिट। उसे क्या बोलेंगे? ग्रॉस प्रॉफिट। डन होगी बात। फिर उसके बाद यहां से आगे ही चलते जाना है। ऐड हम करेंगे अदर इनकम। ऐड हम क्या करेंगे? अदर इनकम। सर ये जो भी आपने अभी सर आपने ये भी बताया क्लोजिंग स्टॉक के आगे ये जो माइनस किया ये कैसे किया है? ये सारी अमाउंट्स गिवन होंगी। नहीं सर ये बता दीजिएगा, आप जैसे प्रोसीजर समझा रहे हैं ना उस टाइप से बता रहा हूँ, उस
पूछ रहा हूँ। देखो ना, जो ये अमाउंट गिवन होगी ना, जो इनका आंसर आएगा वो ये आएगा, ये होगा कॉस्ट ऑफ सेल। इसको जो ऊपर आपने सेल फाइंड की है, ये नेट सेल्स रिटर्न माइनस करके, उसमें से ये कॉस्ट ऑफ सेल माइनस करेंगे तो आपके पास प्रॉफिट आ जाएगा। मतलब एक चीज आपने 100 रुपए की खरीदी थी, 140 की बेची, तो 140 में से 100 माइनस कर दिया तो प्रॉफिट आ गया। ये वो चीज है। यस सर, समझ आ गया। अब इनकम के अंदर आपके पास चंद इनकम होती हैं बस। डिस्काउंट रिसीव एक इनकम होती है। क्वेश्चन के अंदर जितनी भी बताई होगी, नहीं बताई होगी तो नहीं लिखेंगे। अगर कोई आपने इंटरेस्ट रिसीव किया है, आपने कोई कमीशन रिसीव किया है, आपको कोई गेन हुआ है, गेन ऑन डिस्पोजल, गेन ऑन डिस्पोजल, वो भी आपके अंदर इनकम है। कोई भी चीज है, अगर आपको लगता है कि वो इनकम है, इस सारी इनकम को ऐड करके ग्रॉस प्रॉफिट वाले कॉलम में लिख देंगे। जितनी भी क्वेश्चन के अंदर अदर इनकम बताई होगी वो सारी एक दफा लिस्ट डाउन करके फिर उसका टोटल कर लेंगे। उसके बाद हम लेस कर देते हैं इसमें से अदर एक्सपेंसेस। लो मेरे भाई, सारे एक्सपेंसेस की लिस्ट जो आपको याद है वो सारे लिख लेते हैं। कोई सैलरी पे की है, कोई वेजेस पे की हैं, रेंट है, इंश्योरेंस है, या कोई रिपेयर है, स्टेशनरी है, डेप्रिसिएशन है, कोई बैड डेट्स हुए हैं, ये सारे के सारे आपके एक्सपेंस हैं। आपको पता एक्सपेंसेस की लिस्ट बहुत लंबी चौड़ी है, सारे एक्सपेंसेस। सर अब आपने क्या किया जी? पूछे, जो क्या पूछना चाह रहे जो बैड डेब्ट्स रिकवर्ड हैं ये तो ऐड में करेंगे हम, लॉस हैं? में वो तो नहीं बैड होगा। इनकम में आ जाएंगे, वो आगे की बातें हम लिखने देखेंगे। बैड डेट्स रिकवर्ड क्या होता है, वो पूरा एक हमारा चैप्टर है। फिलहाल हम एक सिंपल सा फॉर्मेट लिख रहे हैं जिसमें सिर्फ आइडिया दे रहे हैं कि इसमें क्या क्या चीजें आ सकती हैं। तो जनाब, ये जो अमाउंट आपके पास आएगी इसे हम कहते हैं नेट प्रॉफिट। क्या कहते हैं जनाब? नेट प्रॉफिट या नेट इनकम। अब जरा गौर से देखें जनाब, ये आपके पास सेल्स थी, सेल्स में से आपने कॉस्ट ऑफ सेल माइनस की, कॉस्ट ऑफ सेल माइनस करके जो आंसर आया उसमें अदर इनकम ऐड की, और अदर इनकम में अदर एक्सपेंस माइनस कर दिए, तो आपके पास नेट प्रॉफिट की फिगर आ जाएगी। ये है हमारा स्टेटमेंट ऑफ कंप्रीहेंसिव इनकम का फॉर्मेट। स्टेटमेंट ऑफ कंप्रीहेंसिव इनकम का फॉर्मेट जो कि आपको याद होना चाहिए। अदर एक्सपेंस और अदर इनकम का ऑर्डर चेंज कर सकते हैं, ग्रॉस प्रॉफिट से ऊपर ऑर्डर भी चेंज नहीं करना। ग्रॉस प्रॉफिट से नीचे ऑर्डर चेंज कर सकते हैं, सैलरी पहले लिख लो बाद में लिख लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन ग्रॉस प्रॉफिट से ऊपर ऊपर आपने ग्रॉस प्रॉफिट से ऊपर ऊपर आप फॉर्मेट भी चेंज नहीं कर सकते। आगे चलते हैं जनाब, अगला फॉर्मेट।
स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन का फॉर्मेट। एक्सक्यूज मी सर। जी सर ये जो लेस और ऐड वाला आपने बताया है सर, वो किस तरह करेंगे सर? वो समझ नहीं आया सर। वो असद भाई जब सवाल करेंगे तब पता चलेगा, अभी आपने सिर्फ ये लिखना है। जब वो ओके कल सर। क्वेश्चन ना, तो फिर तो जाहिर सी बात है अमाउंट होंगी तो वो कैलकुलेटर पे प्लस माइनस साथ साथ करते भी जाएंगे। तो इसमें भी सबसे पहले नाम लिखेंगे, फिर लिखेंगे स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन, और यहां पर लिखेंगे एज एट 31 दिसंबर 2020। पिछली डेट लिखते वक्त जरा गौर करें, पेज पिछले उल्टा करें जरा, और वहां पर देखें हमने लिखा हुआ है फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2020, और यहां पर आपने लिखना है एज एट 31 दिसंबर 2020। फाइनेंशियल पोजीशन के अंदर तमाम एसेट्स और लायबिलिटीज लिखी जाती हैं। इसमें भी दो कॉलम हम बना लेते हैं। सबसे पहले लिखते हैं नॉन करंट एसेट्स कौन कौन से हो सकते हैं। जो नॉन करंट एसेट क्वेश्चन के अंदर गिवन होंगे सिर्फ वही लिखेंगे। जो नॉन करंट एसेट्स क्वेश्चन के अंदर लिखे हुए हैं वो लिखेंगे। मतलब हो सकता है अगर लैंड गिवन हो, बिल्डिंग गिवन हो, और जरूरी नहीं है कि सारे एसेट्स गिवन होंगे, व्हीकल गिवन हो, उसके बाद प्लांट एंड मशीनरी अगर है तो, उसके बाद व्हीकल्स लिख सकते हो, व्हीकल तो आ गया, फर्नीचर लिख सकते हो, सर लॉन्ग टर्म, मतलब जितने भी नॉन करंट एसेट आपको क्वेश्चन के अंदर गिवन होंगे, क्वेश्चन के अंदर, ये नहीं कि आपको कितने आते हैं, नहीं, जो क्वेश्चन के अंदर गिवन होंगे वो सारे आपने ऐड करके फाइनल कॉलम में लिख देने। फिर आपने हेडिंग देनी है करंट एसेट्स की। फिर हमने हेडिंग देनी है करंट एसेट्स की। जी मेरे भाई, करंट एसेट्स के अंदर सबसे पहले लिखा करो स्टॉक। ये सारी चीजें बताई होगी। फिर हम लिखेंगे अकाउंट रिसीवेबल, फिर लिखेंगे कोई अदर रिसीवेबल है तो वो, फिर हम लिखेंगे प्रीपेड एक्सपेंसेस, फिर हम लिख देंगे बैंक, कैश। सारे करंट एसेट्स भी ऐसे ही टोटल करके लिख लेंगे। पहले सारे नॉन करंट एसेट लिखेंगे, फिर सारे करंट एसेट्स लिखेंगे, फिर नॉन करंट और करंट का टोटल करके लिखेंगे टोटल एसेट्स के नाम से। फिर हमने क्या करना है, करंट एसेट्स और नॉन करंट एसेट का टोटल करके लिखेंगे। ये स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन का 50% काम हो गया। फिर इसके नीचे ही लिखेंगे इक्विटी एंड लायबिलिटीज, इक्विटी एंड लायबिलिटीज। जी जनाब,
सबसे पहले फिर लिखेंगे कि इक्विटी में क्या क्या आता है। सबसे पहले कैपिटल, ये बताया होगा क्वेश्चन के अंदर। इसमें हम ऐड कर देंगे नेट प्रॉफिट। ये नेट प्रॉफिट कहां से फाइंड होगा? स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम की जो लास्ट था वो नेट प्रॉफिट ही तो था। और लेस कर देंगे हम इसमें से ड्राइंग्स, तो ये हमारे पास आ जाएगा इक्विटी। ओपनिंग कैप पहले कैपिटल, उसमें प्रॉफिट ऐड कर देंगे और ड्राइंग्स माइनस कर देंगे। फिर हमारे पास आ जाता है नॉन करंट लायबिलिटी। मोस्टली लॉन्ग टर्म लायबिलिटी एक ही बताई होती है, लोन या वर्ड मॉर्टगेज इस्तेमाल होता है। ये भी लोन की ही एक टाइप है। हमारे सिलेबस में 99% लोन ही बताया होता है। फिर हम लिखेंगे करंट लायबिलिटी। करंट लायबिलिटी में सबसे पहले आप लिखोगे अकाउंट पेएबल। सबसे पहले आप क्या लिखोगे? अकाउंट पेएबल। फिर लिखोगे अदर पेएबल, एक्रूड एक्सपेंसेस। ये सारी बातें हमने पहले डिस्कस की हुई हैं, जस्ट एक फॉर्मेट में आप लिख रहे हैं। बैंक ओवरड्राफ्ट, लो मेरे भाई, हम ऐड कर लेंगे, लिखेंगे टोटल इक्विटी एंड लायबिलिटीज। जनाब टोटल एसेट और इक्विटी और लायबिलिटी का टोटल हमेशा बराबर आना चाहिए। टोटल एसेट का और टोटल इक्विटी और लायबिलिटी का हम टोटल प्लस कर देंगे। एक सवाल मुझे मिला है, वो सवाल आप लोगों के मैं डिस्कस कर दूं। एक सवाल है कि सर बैंक ओवरड्राफ्ट को माइनस क्यों नहीं किया? बैंक ओवरड्राफ्ट लायबिलिटी है तो लायबिलिटीज में तो ऐड ही करूंगा ना। अगर एसेट में होता तो माइनस करूंगा, लायबिलिटी में लिख दिया है ना मैंने, तो लायबिलिटी तो है ये हमारी। ठीक है, तो जनाब आपने ये दोनों फॉर्मेट एट लीस्ट 2 टाइम मजीद लिखने हैं। ये दोनों फॉर्मेट कम अज कम जो अभी लिखा है इसके अलावा 2 दफा लिखने हैं। जो बंदा लिख पाएगा वो सवाल करते हुए आसानी होगी। आपको ये सारी बातें ज़बानी याद होनी चाहिए। ठीक है, और कुछ लोगों ने कहा कि सर एक्रूड एक्सपेंसेस क्या होते हैं? एक्रूड एक्सपेंसेस ऐसे एक्सपेंसेस जो हो गए हैं लेकिन अभी पे नहीं किए। जैसे बिजली का बिल आ गया है लेकिन अभी तक आपने पे नहीं किया, या अपने लोगों की सैलरी महीना गुजर गया पे नहीं की। ठीक है जनाब, तो जनाब बस यही आपने 2 दफा फॉर्मेट लिखना है और अपनी पिछली असाइनमेंट पूरी करो इस हफ्ते के अंदर अंदर। तो कल इंशाल्लाह हम इसका सवाल करेंगे। ठीक है मेरे भाई, ओके जी, अल्लाह हाफिज। सर